कड़ी धूप में वो तांगे से उतरा और पैदल घर की तरफ चल पड़ा। वो ट्रेन से ठीक 2 बजे उतरा। स्टेशन पर गर्मी की वजह से खास गहमा गहमी ना थी। उसने वहां से टांगा लिया और करीब ही उतर गया। यहाँ से उसके गांव का फासला तकरीबन 1.5 मील था। वो कच्ची पगडंडी पर सफर कर रहा था। पगडंडी के इर्द गिर्द हरे भरे दरख्त थे। आगे चलकर पगडंडी का रास्ता सुनसान हो जाता था। झुलसती दोपहर में अपने घर तक का पैदल सफर उसे कयामत नजर आ रहा था। वो इसी गांव का बासी था। ये पगडंडी उसकी हमजोली थी। वो शहर के कॉलेज में पढ़ा करता था और अपने घर में महीने में तकरीबन 2 मरतबा आता और इसी पगडंडी से गुजरता। उस जमाने में ना तो उसे गर्मी का एहसास होता था और ना ही धूप का। पगडंडी उसके गांव की हदूद में पहुंचकर खत्म हो जाती और ऐन उसी जगह वो शादा को मुस्कुराता चेहरा लिए मुंतजिर पाता। वो शादा का शदाई ना था और ना ही उसमें कोई खास कशिश थी। न जाने क्यों, फिर भी उसकी नजरें बेसाख्ता उसकी तरफ उठ जाती। उसकी एक खासियत ये थी कि वो भरे जिस्म की मालिक थी। शादा ने कभी भी उससे बात ना की और ना ही वो कोई बात कर सका था। एक दिन वीकेंड पर जब वो शहर से गांव आया तो उसने मुसम्मम इरादा कर लिया कि वो शादा से कोई ना कोई बात ज़रूर करेगा। उसके किसी रद्द अमल को शादा अब्बा जी को ना बता दे। लेकिन शादा भला क्यों बताएगी, वो तो खुद उसकी राह में मोहब्बतों का नजराना लिए खड़ी होती थी। उसने सोचा। जो ही वो पगडंडी पर चलता हुआ गांव की हदूद में दाखिल हुआ, उसने बेख्तियार होकर शादा को तलाश किया। लेकिन शादा वहां मौजूद ना थी। वो काफ़ी देर पर वहीं खड़ा रहा, लेकिन शादा का वजूद वहां नहीं था। वो थोड़ा सा परेशान हुआ और बोझल बोझल कदमों से घर आ गया। उस रात वो तकरीबन परेशान रहा। जहन में यही सवाल था कि शादा आज उसके इस्तकबाल के लिए वहां मौजूद क्यों न थी। उसे शादा की सरकत पर गुस्सा भी आ रहा था। क्या समझती है खुद को, आम सी शक्ल सूरत वाली लड़की, वो गुस्से में बुड़बुड़ाया। कॉलेज के ज़माने में उसके अंदर लिटरेचर पढ़कर रोमानियत परवान चढ़ी और वो खास हद तक आइडियलिज्म का शिकार हो गया था। वो परेशान क्यों है शादा के लिए, उसे अपने सवाल का जवाब न मिल सका। सारी रात परेशानी में गुजर गई। अगले दिन उसने फैसला किया कि वो शादा के घर जाएगा। वो गुस्से से फारिग होकर अम्मा के पास किचन में आ बैठा। क्या बात है असगर, अम्मा ने नाश्ता बनाते हुए पूछा। अम्मा, वो शादा, उसने बात अधूरी छोड़ी। अम्मा उसके मुंह से मज़ारे की बेटी का नाम सुनकर चौंक गई। क्यों, क्या हुआ शादा को, अम्मा ने सवालिया नज़रों से उससे पूछा। वो कल से नजर नहीं आई, असगर ने हिम्मत करके कहा। तुझे क्या काम है शादा से, तो अपने काम से मतलब रख, अम्मा ने डांट कर कहा और वो खामोश हो गया। शाम के उसके दोस्त शिदे के जरिए उसे पता चला कि शादा का अब्बा बहुत बीमार है। पिछले 4 माह से टीबी का मरीज है। उसके अब्बा की बीमारी का सुनकर उसे कम से कम ये तसल्ली हो गई थी कि शादा बेवफा नहीं है। उसने फैसला किया कि वो शादा के घर जाएगा। रात के खाने से फारिग होकर वॉक के बहाने घर से बाहर जाने लगा तो अम्मा का माथा ठनका। असगर, कहाँ जा रहा है तू, अम्मा ने पूछा। वो एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, सोचा थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी, उसने जवाब दिया। देख जल्दी आना, अम्मा ने नसीहत की और वह बात में सर हिलाकर बाहर जाने लगा। शादा का घर उसके घर से कुछ दूर था। वो जिंदगी में पहली बार उसके दरवाजे पर था। शादा ने दरवाजा खोला। उसे देखकर हैरान रह गई। असगर तू, वह हैरानी से बोली। हाँ मैं, अब्बा की तबीयत कैसी है? अब उसने दरवाजे पर खड़े होकर खैरियत पूछी। अंदर आ जा। वो दरवाजे से हट गई और वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अंदर आ गया। शादा ने उसे बैठक में बिठा दिया। कैसी तबीयत है तेरे अब्बा की, उसने पूछा। अब्बा कुछ बेहतर है, पिछले दिनों बहुत बीमार हो गया था, मरते मरते बचा है, शादा ने उदास होते हुए कहा। अब कहाँ है, असगर ने कहा। ऊपर छत पर लेटा है, शादा ने जवाब दिया। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर शादा राजदाराना अंदाज में बोली। असगर, उसने जवाब दिया। तू कॉलेज से कब आया, शादा ने पूछा। परसों आया हूँ, असगर ने बताया। वो अम्मा बरकते का लड़का फजल भी आया है, शादा ने दिलचस्पी से पूछा। कौन फजल, असगर हैरान हुआ। अरे बुद्धू, तेरे कॉलेज में तो पढ़ता है वो, उसने भी परसों आना था, शादा उदास अंदाज में बोली। शादा, शादा, अब्बा की आवाज़ पर वो चौंक गई और वो अब्बा कहती हुई छत पर भाग गई। तो क्या शादा उस पगडंडी पर फजल की मुंतजिर होती थी, अम्मा बरकते का बेटा? वो दिल ही दिल में दिल मिलाया। एक मज़ारे का बेटा, उसे अपनी नाकदरी का एहसास हुआ। उसके जहन ने फौरन शादा से इंतकाम का मंसूबा बना लिया। फिर उसे याद रहा कि शादा जो ही अब्बा की बात सुनकर छत से वापस आई, उसने उसे एक झटके से चारपाई पर गिरा लिया। अगले दिन गांव में कोहराम सा मचा हुआ था। अम्मा घबराई हुई अंदर आई
اصغر بے خبر سو رہا تھا۔ اصغر ذرا سن، وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ کچھ سنا ہے؟ اماں بدحواسی سے بولی۔ کیا ہوا اماں؟ اس کے لہجے میں بھی حیرت آ گئی۔ وہ شادہ نے کنویں میں کود کر خودکشی کر لی ہے، اماں نے بوکھلائے سے انداز میں جواب دیا۔ کیا؟ وہ حیران رہ گیا۔ وہ جلدی سے بستر سے باہر آ گیا اور گاؤں والوں کی طرح وہ بھی کنویں کی طرف چل پڑا۔ گاؤں والوں نے شادہ کی لاش کو کنویں سے نکالا اور کفن دفن کر کے پگڈنڈی کے ساتھ ہی قبرستان میں دفن کر دیا۔ اصغر کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ وہ 2 دن گاؤں میں رہا، مگر اس کے حلق میں پھانس سی چبھتی رہی۔ وہ 2 دن بعد واپس شہر آ گیا۔ شہر آ کر بھی خاصا پریشان رہا۔ وہ عرصہ سے گاؤں بھی نہیں گیا تھا۔ پھر امتحانات نزدیک آ گئے اور اصغر امتحانات میں مصروف ہو گیا۔ آج وہ 6 ماہ بعد اسی پگڈنڈی سے گزر کر گاؤں واپس آ رہا تھا۔ وہ گاؤں کے قریب قبرستان کے پاس رک گیا۔ اس کی نظریں شادہ کی قبر پر جا پڑی۔ اسے یکدم محسوس ہوا کہ شادہ پگڈنڈی کے سرے پر کھڑی ہے۔ وہ بھاری بھاری قدم اٹھاتا اس کی قبر تک پہنچا، لیکن شادہ تو گہری نیند سو رہی تھی۔ کچھ دیر وہ قبر کے سرانے کھڑا رہا، پھر اس نے ہاتھ بلند کیا اور سورہ فاتحہ پڑھی۔ نہ جانے کہ اسے احساس ندامت ہو رہا تھا۔ وہ واپس پگڈنڈی پر آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک نظر الوداعی شادہ کی قبر پر ڈالی۔ یہ کیا؟ اماں برکتے کا لڑکا فضل قبر کو پھولوں سے سجا رہا تھا۔ اس کے اندر پھر سے حسد نے جنم لیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ واپس پلٹ جائے اور قبر سے پتیاں نوچ پھینکے اور قبر کو روند ڈالے، لیکن پھر نہ جانے کیوں کچھ سوچ کر وہ اس ارادے سے باز رہا اور بوجھل قدموں سے پگڈنڈی پر چلنے لگا۔